हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। जब आप लोगों का कमेंट आया है सेशन थोड़ा छोटे कर दें, तो एक सेशन में 2-3 सेशन बनाए हैं, तो नंबरिंग वही है भाई। तो चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। अभिजन वर्ग के परिसंचरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? अभिजन वर्ग के परिसंचरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? मोस्का ने, सी राइट मिल्स ने, पैरेटो ने या मिचेल्स ने? प्रश्न नंबर 27 का उत्तर दें। अभिजन वर्ग के परिसंचरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ये प्रतिपादित करने वाले हैं मोस्का महोदय। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 28। किसने अभिजन को संस्कृत निर्माण करने वाला समूह कहा है? किसने अभिजन को संस्कृत निर्माण करने वाला समूह कहा है? तो कार्ल मैनहीम ने, या वर्नहाम ने, या लासबेल ने, या सी राइट मिल्स ने? प्रश्न नंबर 28 का उत्तर देने का प्रयास करें। किसने अभिजन को संस्कृत निर्माण करने वाला समूह कहा है? तो ये कहने वाले हैं कार्ल मैनहीम महोदय। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29। निम्न में से कौन प्रजातंत्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है? निम्न में से कौन प्रजातंत्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है? तो द्विसदनीय व्यवस्थापका, या सार्वजनीन वयस्क मताधिकार, या एक प्रतिनिधि समिति, या एक मजबूत प्रशासनिक संगठन? प्रश्न नंबर 29। निम्न में से कौन प्रजातंत्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है? तो उत्तर देने का प्रयास करें भाई, और साथ में सेशन को दोस्तों के बीच शेयर कर दें और दोस्तों से कहें, उनको समझाएं कि सेशन को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग जितना अधिक चैनल को लोकप्रिय बनाएंगे, हम आपके लिए उतना ही अधिक मेहनत करेंगे। तो जो पहली बार देख रहे हों सेशन को, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो प्रतियोगी भाई जिनका लिंक है उनके पास शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो प्रश्न नंबर 29। निम्न में से कौन प्रजातंत्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है? तो ये है सार्वजनीन वयस्क मताधिकार भाई। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, सार्वजनीन वयस्क मताधिकार। प्रश्न नंबर 30। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? निम्न में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? जनमत संग्रह, उपक्रम या आरंभक, दबाव समूह, या नगर सभाएं? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन क्या नहीं है? ये दबाव समूह नहीं है भाई। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन दबाव समूह नहीं है। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 31। इनमें से कौन व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का प्रमुख समर्थक है? इनमें से कौन व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का प्रमुख समर्थक है? जॉन लॉक, या जेम्स मिल, या जी.डी. कोल, या जेम्स ब्राइस? प्रश्न नंबर 31 का उत्तर देने का प्रयास करें। इनमें से कौन व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का प्रमुख समर्थक नहीं है? तो बताने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 31। तो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का प्रमुख समर्थक हैं जी.डी. कोल महोदय। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का प्रमुख समर्थक जी.डी. कोल महोदय हैं। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 32। जो लोग अधिक योग्य हैं या जिनके विषय में यह माना जाता है कि उनके हित दांव पर हैं, उन्हें कम योग्य व्यक्तियों से अधिक मत दिए जाते हैं। मतदान की यह भेदकारी व्यवस्था कहलाती है। तो क्या कहलाती भाई? प्रश्न को फिर समझ लें।
जो लोग अधिक योग्य हैं या जिनके विषय में यह माना जाता है कि उनके हित दांव पर हैं, उन्हें कम योग्य व्यक्तियों से अधिक मत दिए जाते हैं। तो मतदान की यह भेदकारी व्यवस्था क्या कहलाती है? भारित मतदान या संचयी मतदान या प्रासंगिक मतदान या सीमित मतदान? प्रश्न नंबर 32 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये व्यवस्था कहलाती है भारित मतदान भाई। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 33, किसने कहा राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है जो किसी ऐसे सिद्धांत अथवा ऐसी नीति के समर्थन के लिए संगठित हुआ हो जिसे वह वैधानिक साधनों से सरकार का आधार बनाना चाहता है? तो ये वर्क ने कहा या डुवर्जन ने कहा या मैकाइवर ने कहा या लॉर्ड ब्राइस ने कहा? प्रश्न नंबर 33 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है जो किसी ऐसे सिद्धांत अथवा ऐसी नीति के समर्थन के लिए संगठित हुआ हो जिसे वह वैधानिक साधनों से सरकार का आधार बनाना चाहता है। तो ये किसने कहा है? तो ये वर्क महोदय ने कहा है भाई। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आगे चलिए प्रश्न नंबर 34, निम्न में से कौन सा कथन जनमत की सबसे अच्छी परिभाषा है? निम्न में से कौन सा कथन जनमत की सबसे अच्छी परिभाषा है? तो ऑप्शन देखें, किसी समस्या पर सभी समान व्यक्तिगत दृष्टिकोणों का योगदान है, या बहुसंख्यक के दृष्टिकोणों का योगदान है, या कुछ प्रभावशाली लोगों के व्यक्तिगत दृष्टिकोणों का योगदान है, या बहुत सारे लोगों के राजनीतिक विचार जो आपस में चर्चा किए जाते हैं और व्यक्त किए जाते हैं। तो जनमत की सबसे अच्छी परिभाषा कौन है? तो जनमत की सबसे अच्छी परिभाषा है ऑप्शन डी, बहुत सारे लोगों के राजनीतिक विचार जो आपस में चर्चा किए जाते हैं और व्यक्त किए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 35, डुवर्जर के विचार से राजनीतिक दलों के संगठन के मूल तत्व हैं। डुवर्जर के विचार से राजनीतिक दलों के संगठन के मुख्य तत्व क्या हैं? तो प्रश्न नंबर 35, ब्रांच सेल काकस मिलिशिया हैं, या काकस केंद्र स्थित दक्षिणपंथी पूंजीवादी, या उदार ब्रांच काकस केंद्र स्थित, या ब्रांच वामपंथी मिलिशिया लोकवादी? तो प्रश्न नंबर 35 का उत्तर देने का प्रयास करें। डुवर्जर के विचार से राजनीतिक दलों के संगठन के मूल तत्व हैं ब्रांच सेल काकस मिलिशिया। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 देख लें भाई। आमंड के अनुसार कौन एक दबाव समूह का वर्गीकरण नहीं है? आमंड के अनुसार कौन एक दबाव समूह का वर्गीकरण नहीं है? ये संस्थात्मक या असंस्थात्मक या प्रदर्शनात्मक या सामुदायिक? प्रश्न नंबर 36, आमंड के अनुसार कौन एक दबाव समूह का वर्गीकरण नहीं है? संस्थात्मक, असंस्थात्मक, प्रदर्शनात्मक अथवा सामुदायिक? तो प्रश्न नंबर 36 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। आमंड के अनुसार सामुदायिक दबाव समूह का वर्गीकरण नहीं है। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 37, कॉमन सभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? कॉमन सभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? सर रॉबर्ट पील, या सर थॉमस मूर, या सर एडवर्ड कॉक, या सर थॉमस हंगरफोर्ड?
प्रश्न नंबर 37, कॉमन सभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? सर रॉबर्ट पील, सर थॉमस मूर, सर एडवर्ड पॉप या सर थॉमस हंगरफोर्ड? प्रश्न नंबर 37 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो कॉमन सभा के प्रथम स्पीकर सर थॉमस हंगरफोर्ड थे भाई। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 38, ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है। ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, यह कथन किसका है? प्रश्न नंबर 38, ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, तो ये कथन मुनरो का है या डायसी का है या आग और जिंक का है या डी लोम का है? प्रश्न नंबर 38 का उत्तर देने का प्रयास करें। ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, तो ये कथन डी लोम का है भाई। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 39, एडम स्मिथ ने किस प्रकार के राज का समर्थन किया था? एडम स्मिथ ने किस प्रकार के राज का समर्थन किया था? तो ये लोक कल्याणकारी राज का समर्थन किया था या समाजवादी राज का समर्थन किया था या अहस्तक्षेपवादी राज का समर्थन किया था या साम्यवादी राज का समर्थन किया था? प्रश्न नंबर 39, एडम स्मिथ ने किस प्रकार के राज का समर्थन किया था? चलिए भाई उत्तर बताने का प्रयास करें। एडम स्मिथ ने किस प्रकार के राज का समर्थन किया? तो ये अहस्तक्षेपवादी राज का समर्थन किए थे भाई। एडम स्मिथ अहस्तक्षेपवादी राज का समर्थन करता है। प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ क्योंकि यह मेरे हाथ की बात नहीं थी, किंतु मैं हिंदू के रूप में मरूं नहीं, ये कथन किसका है? प्रश्न नंबर 40, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ क्योंकि यह मेरे हाथ की बात नहीं थी, किंतु मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, ये कथन किसका है? ज्योतिबा फूले का या डॉक्टर अंबेडकर का या स्वामी नारायण का या रामास्वामी नायकर का? प्रश्न नंबर 40 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ क्योंकि यह मेरे हाथ की बात नहीं थी, किंतु मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, ये कथन कहने वाले अंबेडकर महोदय थे भाई। प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 41 देख लें भाई। निम्न में से किस विचारक को धर्म और विश्वास में काफ़ी श्रद्धा थी? उनके विचार से धर्म और राजनीति अलग नहीं है और बिना धर्म की राजनीति संभव नहीं है। धर्म नैतिकता का स्रोत है। प्रश्न नंबर 41 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। निम्न में से किस विचारक को धर्म और विश्वास में काफ़ी श्रद्धा थी? उनके विचार से धर्म और राजनीति अलग नहीं है और बिना धर्म की राजनीति संभव नहीं है। धर्म नैतिकता का स्रोत है। तो टी एक्विनास ने कहा था या जे बेंथम ने कहा या महात्मा गांधी ने कहा या ई वारकर ने कहा? तो भाई ऐसा विचार व्यक्त करने वाले महात्मा गांधी थे भाई, महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 42, महात्मा गांधी सिविल डिसओबीडियंस नामक एक लेख से काफ़ी प्रभावित हुए। इस लेख के लेखक कौन थे भाई? प्रश्न नंबर 42, महात्मा गांधी सिविल डिसओबीडियंस नामक एक लेख से काफ़ी प्रभावित हुए। इस लेख के लेखक कौन है भाई? तो जॉन रस्किन हैं या थोरो हैं या टॉल्स्टॉय हैं या मौलाना आज़ाद हैं?
प्रश्न नंबर 42, महात्मा गांधी सिविल डिसोबीडियंस नामक लेख से प्रभावित हुए। इस लेख के लेखक हैं भाई थोरो महोदय। थोरो महोदय। प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं भाई। प्रश्न नंबर 43, राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? वर्गीस ने, या मैकाइवर ने, या लीकाग ने, या सर हेनरी मैन ने? प्रश्न नंबर 43 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ये प्रतिपादित करने वाले मैकाइवर महोदय हैं भाई। प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 44, आस्पेक्टस ऑफ पोलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक। प्रश्न नंबर 44, आस्पेक्टस ऑफ पोलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? शुम्पेटर हैं, या मैनहीम हैं, या मैकफर्सन हैं, या ल्यूसियन पाई हैं? प्रश्न नंबर 44, आस्पेक्टस ऑफ पोलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक तो ये लूसियन पाई महोदय हैं। प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, लूसियन पाई। अगले प्रश्न पे आते हैं भाई। प्रश्न नंबर 45, ल्यूसियन पाई के मतानुसार राजनीतिक विकास की दिशा में प्रथम चरण की इंगित है। प्रश्न नंबर 45, लूसियन पाई के मतानुसार राजनीतिक विकास की दिशा में प्रथम चरण की इंगित है विकासशील समाजों का उदय, या राष्ट्र राज्य व्यवस्था का विकास, या राजनीतिक संस्कृति की गुणवत्ता, या संकट निवारण हेतु नियंत्रण संयंत्र। प्रश्न नंबर 45 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 45, लूसियन पाई के मतानुसार राजनीतिक विकास की दिशा में प्रथम चरण की इंगिती है राष्ट्र राज्य व्यवस्था का विकास भाई, राष्ट्र राज्य व्यवस्था का विकास। प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 46, अनइक्वल डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की है? अनइक्वल डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की है? गुंडर फ्रैंक ने, या समीर अमीन ने, या जेम्स कालमैन ने, या आमंड ने? प्रश्न नंबर 46 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। अनइक्वल डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो चलिए बताने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 46, गुंडर फ्रैंक, अमीर समीन, जेम्स कालमैन, या आमंड ने? प्रश्न नंबर 46, अनइक्वल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक समीर अमीन है भाई। प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 47, किसने परिभाषित किया है? संविधान उन सिद्धांतों का संग्रह है जिनके द्वारा सरकार की शक्तियां, शासितों के अधिकार तथा शासक एवं शासितों के पारस्परिक संबंध नियमित होते हैं। प्रश्न नंबर 47, किसने परिभाषित किया है? संविधान उन सिद्धांतों का संग्रह है जिनके द्वारा सरकार की शक्तियां, शासितों के अधिकार तथा शासक एवं शासितों के पारस्परिक संबंध नियमित होते हैं। तो केसी हुइयर ने परिभाषित किया है, या हरमन फाइनर ने, या C.F. स्ट्रांग ने, या लेविस ने? तो प्रश्न नंबर 47, किसने परिभाषित किया है? संविधान उन सिद्धांतों का संग्रह है जिनके द्वारा सरकार की शक्तियां, शासितों के अधिकार तथा शासक एवं शासितों के पारस्परिक संबंध
नियमित होते हैं। तो ये परिभाषित करने वाले CF स्ट्रांग महोदय हैं भाई। प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 48, संविधान का वर्गीकरण कौन सा नहीं है? संविधान का वर्गीकरण कौन सा नहीं है? तो संविधान विकसित और निर्मित हो सकता है, लिखित और अलिखित हो सकता है, लचीला और कठोर हो सकता है, जटिल और विस्तृत। ये क्या है भाई? ये सही नहीं है। तो प्रश्न नंबर 48 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 49, किसने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को इस प्रकार परिभाषित किया है? वह शासन जिसमें कार्यपालिका अपनी कार्यावधि के संबंध में व्यवस्थापिका से स्वतंत्र रहती है तथा अपनी राजनीतिक नीतियों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी नहीं रहती है। तो प्रश्न नंबर 49, किसने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को इस प्रकार परिभाषित किया है? यह वह शासन जिसमें कार्यपालिका अपनी कार्यावधि के संबंध में व्यवस्थापिका से स्वतंत्र रहती है तथा अपनी राजनीतिक नीतियों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी नहीं रहती। तो ये कहने वाले, यह परिभाषित करने वाले प्रश्न नंबर 49 का ऑप्शन गा सही होगा। गार्नर महोदय हैं। प्रश्न नंबर 49 का ऑप्शन ए गार्नर महोदय। प्रश्न नंबर 49 का ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 50, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। अध्यक्षात्मक सरकार अस्थायी शासन व्यवस्था सुनिश्चित करती है, ये सही है। अध्यक्षात्मक सरकार संकट काल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ये भी सही है। अध्यक्षात्मक सरकार प्रशासन में कार्यकुशलता को बढ़ाती है, ये भी सही है। तो सही क्या नहीं है? प्रश्न नंबर डी देखते हैं। अध्यक्षात्मक सरकार बहुदलीय वाले देशों के लिए उपयुक्त नहीं है। भाई ये तो सब जगह के लिए उपयुक्त है, तो यही सही नहीं है। तो प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित देशों में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। भाई आपको बताना है किन देशों में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। तो यहाँ पे देखते हैं अमेरिका, स्विट्जरलैंड और फ्रांस में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अमेरिका, इंग्लैंड में नहीं है, भारत में नहीं है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो भाई ये भारत में नहीं है। यहाँ पे कनाडा में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है। आपका उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 51 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अमेरिका, स्विट्जरलैंड और फ्रांस में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। प्रश्न नंबर 51 का ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 52 पे आ जाएं। एक संघीय संविधान में होना चाहिए, एक संघीय संविधान में होना चाहिए संघीय और राज्य सरकार के बीच विषय विभाजन, द्विसदनीय विधायिका, न्यायिक संरक्षण, एक सशक्त कार्यकारी अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 52 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। एक संघीय संविधान में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? संघीय और राज्य सरकार के बीच विषय विभाजन। एक संघीय सरकार में विषय विभाजन का बंटवारा होना चाहिए, विषय विभाजन होना चाहिए। प्रश्न नंबर 52 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 53, किसने संघीय राज्य को निम्न प्रकार परिभाषित किया है? किसने संघीय राज्य को निम्न प्रकार परिभाषित किया है? संघात्मक राज्य एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है, संघात्मक राज्य एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य के अधिकारों के साथ समन्वय स्थापित करना है। प्रश्न नंबर 53, किसने संघीय राज्य को निम्न प्रकार परिभाषित किया है? संघात्मक राज्य एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता
तथा राज्य के अधिकारों के संबंध समन्वय स्थापित करना है। प्रश्न नंबर 53 का ऑप्शन डी सही होगा। ये प्रभाषा देने वाले, इस प्रकार प्रभाषित करने वाले संघीय राज्य को डायसी महोदय हैं। प्रश्न नंबर 53 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 54, एकात्मक सरकार के लिए कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? एकात्मक सरकार के लिए कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? तो लिखित संविधान आवश्यक तत्व है। स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक तत्व है। दोहरी नागरिकता नहीं भाई, ये संघात्मक सरकार के लिए आवश्यक है, एकात्मक के लिए नहीं। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका ये भी आवश्यक है, तो आवश्यक नहीं है तो दोहरी नागरिकता। प्रश्न नंबर 54 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। सहयोगी संघवाद का विचार ऐसे संविधान को इंगित करता है। सहयोगी संघवाद का विचार ऐसे संविधान को इंगित करता है। देखिए भाई, ये प्रश्न पूरा नहीं आ पाया है तो हम इसको इसी में छोड़ देते हैं, इसको किसी सेशन में फिर से शामिल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 55 सेशन में नहीं आ पाया है, इसका ऑप्शन कट गया है, तो इस प्रश्न को हम किसी दूसरे सेशन में शामिल करके इसका उत्तर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए भाई, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।